नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। मैं हूं लालचंद कुमार, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर। और दोस्तों आज से हम कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड में लागू NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान बोर्ड है उसमें 2020-21 के सेशन में अपनी खुद की बुक्स चलती थी, उनका खुद का पाठ्यक्रम था। लेकिन 2021-22 का जो सेशन है इसमें NCERT की पाठ्य पुस्तकें चालू होगी, लागू हो जाएगी और उन्हीं के आधार पर हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो होगा। इसका अर्थ ये हुआ है कि 2021-22 का जो सेशन है उसमें NCERT की पुस्तकें लागू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें हैं और RBSC की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें डिफरेंस क्या है वो सुन लीजिए। फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो मोस्टली सेम ही रहते हैं, टॉपिक है वो लगभग सेम ही होते हैं, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो राजस्थान बोर्ड में है लेकिन NCERT में नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे जो NCERT में है लेकिन राजस्थान बोर्ड में नहीं है। और जो मेजर डिफरेंस है NCERT और RBSC की बुक्स में वो है कि इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो पूरी तरह से डिफरेंट है। इसलिए हमें अलग से NCERT की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। और आज से हम NCERT का जो सिलेबस है जो राजस्थान बोर्ड में लागू है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसमें आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे और फर्स्ट चैप्टर में भी पहला टॉपिक इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये NCERT की पाठ्यक्रम में पुस्तक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस वीडियो में हम विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत आवेश है इसको हम भौतिक विज्ञान की एक पर्टिकुलर शाखा में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो उस शाखा को हम कहते हैं स्थिर विद्युत की। उस शाखा को कहा जाता है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो हम यहां पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारी यूनिट है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, स्थिर विद्युत का अर्थ यह है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। एक स्थिर आवेश हो सकता है, स्थिर आवेशों का एक समूह हो सकता है, उसका यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम स्थिर विद्युत की कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत की कहलाती है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो उसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों, हम कुछ अपने दैनिक जीवन में कुछ उपकरण यूज में लेते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोस्टेट मशीन कह सकते हैं, जिससे हम जीरोक्स करते हैं। तो जो फोटोकॉपी मशीन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही डिपेंड होती है, स्थिर विद्युत की पर आधारित होती है। भूकंप लेखी, जिससे हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं, भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो स्थिर विद्युत की पर ही आधारित होती है। इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी स्थिर विद्युत की पर ही काम करता है। इसके साथ में जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है, प्रिंट तो
प्रिंटर से रिलेटेड तो जो भी उपकरण होते हैं वो सभी उपकरण स्थिर वैद्युतिकी पर ही आधारित होते हैं। तो हम स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे जुड़े हुए इस टॉपिक से, इस शाखा से जुड़े हुए कुछ उपकरण होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं, व्यवहारिक रूप में हमें यूज में आते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। अब कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं हमारे दैनिक जीवन में जिससे हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत उनको हम स्पष्ट करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। जैसे मैं कुछ घटनाएं आपको बता दूं कि हम किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे होते हैं और हमारे हाथों के जो बाल होते हैं उस प्लास्टिक की कुर्सी से बार बार घर्षण करते हैं, रगड़े जाते हैं, तो ये जो बाल हैं फिर उस कुर्सी से चिपकने लगते हैं। इसी प्रकार से यदि हम थोड़े से रूखे बालों में से कंघा यदि बार बार गुजार रहे हैं तो जो बाल हैं वो थोड़े से रूखे होने चाहिए। कंघे को यदि बार बार गुजार रहे हैं तो वो जो कंघा है वो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इन ये जो घटनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन घटनाओं को हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को इसे स्पष्ट कर दूंगा। इसके साथ में हमारे व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि जो टीवी की स्क्रीन होती है वो भी आवेशित हो जाती है। उसके पास में यदि आप छोटे पार्टिकल्स लेकर जाते हैं, कागज के पार्टिकल्स लेकर जाते हैं या अपने हाथ को लेकर जाते हैं तो अपने हाथ के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, उससे चिपकने लगते हैं। तो ये सब जो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत उनको समझेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आवेश के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो आवेश पर आधारित होगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आवेश सुस्पष्ट हो जाएगा, आवेश के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कक्षा 12 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस जो वीडियो है, ये जो वीडियो है इसको आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक पहुंचाएं। और जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके नोट्स भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो फ्री में यदि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नोट्स हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब बात आती है आवेश क्या होता है, तो उस आवेश के बारे में ही हम संपूर्ण जानकारी यहां पर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो स्थिर वैद्युतिकी है, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर एक आवेश हो सकता है, आवेशों का समूह हो सकता है। स्थिर आवेश या आवेशों का समूह, आवेशों का समूह का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस शाखा को हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो यूज है, उपयोग है, वो क्या क्या है। तो हमने आप लोगों को उपयोग बता दिया है कि प्रिंटर में इसका उपयोग होता है, कंप्यूटर के प्रिंटर में। छाया प्रति मशीन, छाया प्रति मशीन का मतलब है फोटोकॉपी मशीन, फोटोस्टेट मशीन में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर के प्रिंटर में इसका उपयोग होता है, कंप्यूटर प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। भूकंप लेखी में इसका उपयोग होता है, भूकंप लेखी में इसका उपयोग होता है। और जो
मेमोरी कार्ड होते हैं उनमें भी इनका उपयोग होता है। तो और बहुत सारे इनके उपयोग होते हैं, लेकिन मुख्य जो उपयोग है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम चलते हैं विद्युत आवेश की ओर। विद्युत आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इसके बारे में पहले जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इससे संबंधित जो इतिहास है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए दोस्तों, जो विद्युत आवेश है इसके बारे में सर्वप्रथम जो प्रायोगिक जो प्रयोग है वो 600 ईसा पूर्व थेलस नामक वैज्ञानिक ने किया। ये जो थेलस नामक वैज्ञानिक हैं वो हैं ग्रीक निवासी थेलस नामक कोई व्यक्ति थे जो 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया, एक पदार्थ है एम्बर, जो कि बाल्टिक सागर में पाया जाता है, भूरे रंग का होता है। और इस एम्बर नामक पदार्थ को इन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा। एम्बर को इन्होंने ऊन के कपड़े से जब रगड़ा तो इन्होंने देखा कि ये जो एम्बर है, ये जो एम्बर है, ये छोटे छोटे, जैसे इस एम्बर को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में या मिट्टी के पार्टिकल्स के पास में लेकर जाते हैं, तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इस एम्बर नामक पदार्थ से अट्रैक्ट हो गए, इससे आकर चिपक गए। तो देखिए, सर्वप्रथम देखा था थेलस ने 600 ईसा पूर्व देखा, एम्बर को इन्होंने ऊन के कपड़े से रगड़ा, तब इन्होंने पाया कि कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स या मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इस एम्बर नामक पदार्थ से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये घटना सर्वप्रथम देखी गई थी थेलस द्वारा, ग्रीक निवासी थे, 600 ईसा पूर्व ये देखा गया। देखिए, थेलस को ये तो नहीं पता था कि ये घटना क्यों घटित हो रही है, इसका रीजन क्या है, और इस घटना के पीछे रीजन क्या है, इनका अधिक जानकारी तो नहीं थी, बट इन्होंने इस घटना को सर्वप्रथम प्रेक्षित कर लिया था दोस्तों। अब इस घटना से देखिए होता क्या है, मानव जगत के अंदर जब कोई घटना उसके सामने आती है और उसके बारे में यदि उसको कोई जानकारी नहीं होती तो उसे वो देवीय प्रकोप मान लेता है कि देवी देवताओं के द्वारा की गई ये कोई चमत्कार है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक उस घटना की तह तक पहुंचते हैं तो उस घटना का रीजन हमें पता लग जाता है। जब तक इस घटना को यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये देवीय प्रकोप या शक्ति चमत्कार नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो आज के इस वीडियो में आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए, इस एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। एम्बर है, इसको हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एम्बर को का जो ग्रीक भाषा में नाम है वो है इलेक्ट्रम। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम कहा जाता है। और इलेक्ट्रम नाम के आधार पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये यहां पर आप देख रहे हैं स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नाम है वो इलेक्ट्रम से पड़ा है और इलेक्ट्रम इस एम्बर को ही कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ये जो घटना देखी गई कि जब एम्बर को ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो एम्बर के साथ में देखी गई, जिसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है, इलेक्ट्रॉन बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है, आदि जो नामकरण हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन, ये सब एम्बर के नाम से ही निकले हैं। ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब देखिए दोस्तों, ये घटना देख ली गई, उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ नहीं आया। फिर उसके पश्चात 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है सर विलियम गिलबर्ट।
सर विलियम गिलबर्ट ने ऐसे ही अन्य जोड़ों की खोज की, जैसे इसको एम्बर को ऊन के कपड़े से ही रगड़ा, तो ये एक जोड़ा हो गया। इसी प्रकार से सन 1600 में साइंटिस्ट है सर विलियम गिलबर्ट और सर विलियम गिलबर्ट ने, जैसे एक जोड़ा हो गया, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ये मिट्टी के पार्टिकल्स को या कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से सर विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि यदि आप किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को आप किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से, तो वही घटना कांच के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। मतलब वो जो कांच की छड़ है वो भी कागज के छोटे पार्टिकल्स को, मिट्टी के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये ऐसे ही और जोड़े खोजे गए कि एबोनाइट की छड़ को यदि आप बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या प्लास्टिक की छड़ को पक्षियों के पंख से रगड़ते हैं तो ऐसे की ही घटना आप लोगों को दिखाई पड़ेगी। तो ये सर विलियम गिलबर्ट ने बताया। अब देखिए कि ये जो घटना है वो हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे कंघे को अपने बालों में से बार बार गुजारते हैं तो कंघा है वो आवेशित हो जाता है। यहां पर जो एम्बर की छड़ है, यहां पर कांच की जो छड़ है वो आवेशित हो जाती है। उससे यदि ऐसी घटना प्रदर्शित कोई मैटर करता है तो उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहा गया, चार्ज्ड वस्तु कहा गया। तो जो कंघे को यदि हम बालों में से बार बार गुजार रहे हैं तो कंघा आवेशित हो जाता है। कंघे को यदि मिट्टी के पार्टिकल्स कागज के टुकड़ों के पास में लेकर जाएंगे तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते आए हैं। इन घटनाओं के पीछे रीजन क्या था वो अब हम धीरे धीरे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा कि जब आप एक कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाती है। ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाती है। आवेश जो वर्ड है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। अब देखिए यहां से जो आवेश जो वर्ड है उसको हमने, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का आवेश कांच पर मौजूद रहता है जिसे उन्होंने धनावेश कहा, और दूसरा प्रकार का जो आवेश है वो रेशम के कपड़े पर उपस्थित होता है जिसे ऋणावेश कहा गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए दोस्तों, यहां से जो आवेश का, इन घटनाओं के पश्चात आवेश वर्ड निकला। जो विद्युत आवेश है, जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं, इसको हम इसके गुण के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करें। विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव यदि कोई मैटर उत्पन्न करता है तो वो आवेश के कारण करता है। तो आवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या है, समझ लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तो उसको हम आवेश कहते हैं। जैसे यहां पर जो एम्बर नामक पदार्थ है इसमें विद्युतीय गुण आ गए, विद्युतीय प्रभाव इसमें क्रिएट हो गया, उसी वजह से ये पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उस जिस वजह से, जिस गुण की वजह से ऐसा हो रहा है उस गुण को हम कहते हैं, उस गुण की वजह से यदि ऐसी घटना घटित होती है तो उसे हम आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहा जाता है। तो देखिए आवेश की जो डेफिनेशन है कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होती, बट इसकी जो परिभाषा हम दे रहे हैं वो आवेश के गुण के आधार पर दे रहे हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वो विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो,
आवेश कहलाता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया है, धनावेश और ऋणावेश। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने इस आवेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इन्होंने इस आवेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम कुछ ये जो घटनाएं हमने आपको बताई इनको स्पष्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ घटनाएं हमने आप लोगों को बताई कि एम्बर या कांच की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को दूसरी जो उदासीन वस्तुएं हैं उनसे रगड़ते हैं तो उनमें कुछ विशेष प्रकार का गुण आ जाता है जिससे वो कागज के छोटे टुकड़ों को या मिट्टी के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये गुण क्यों आता है इसको हम अब देख लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारे द्वारा ये देखा गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक है, इन्होंने कांच और रेशम को कपड़े, कांच को जब हम किससे रगड़ें, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, तो इन्होंने ये कहा कि जो कांच है उसमें कुछ गुण आ जाएंगे, रेशम के कपड़े में भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो कांच के ऊपर उपस्थित जो आवेश होता है उसको उन्होंने धनावेश कहा और रेशम के कपड़े पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको उन्होंने ऋणावेश कहा, नेगेटिव चार्ज कहा गया। तो कांच की छड़ पर अब तक इनको यह नहीं पता था कि इस कांच के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं क्या, बट इन्होंने इनको कह दिया कि ये धनावेश होता है और ये ऋणावेश होता है। लेकिन दोस्तों, जब 1897 में थॉमसन के द्वारा यह बताया गया कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है तथा उसमें धनावेशित, पूरा का जो पूरा परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है और उस मैटर के अंदर पूरे जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो इस घटना के बाद में पता चला कि जो धनावेश है इसके ऊपर क्यों क्रिएट हो रहा है या इस पर जो ऋणावेश है वो किस वजह से आ रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात ये पता चला कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है और परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर मूलभूत तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण उपस्थित होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऐसी घटना क्यों हुई, उसके पीछे रीजन कि जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से जब रगड़ा गया तो इन दोनों में जब हमने रगड़ा, जब जैसे ही इनको रगड़ते हैं तो बाह्य कार्य किया गया, ऊर्जा दी गई और ऊर्जा पाकर यहां से कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल गए और रेशम के कपड़े पर आ गए। देखो, इन दोनों को जब आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े पर आ गए। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है उन पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश कहा गया। तो कोई भी जो मैटर होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। यदि उदासीन परमाणु की बात करें या उदासीन वस्तु की बात करें तो उसमें उदासीन परमाणु का मतलब है धनावेश, जितना धनावेश होता है उतना का उतना ही ऋणावेश होता है और धनावेश और ऋणावेशों का जो योग होता है वो शून्य होता है। उदासीन परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है और अपोजिट प्रकृति की होती है। धनावेश होने का मतलब है कि प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है।
तो देखिए इन प्रोटॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश सेम होता है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम विथ नेगेटिव साइन, और प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही होता है। जो वैल्यू है दोनों की समान होगी, ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने ही किसी मैटर में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्पश्चात उदासीन परमाणु पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, अर्थात जितना धनावेश होता है उतना का उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन जब हम बात करें कि ये हमारे पास में है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, और इस रेशम के कपड़े को हम कांच की छड़ से यदि इसको रगड़ें, इन दोनों को यदि आपस में घर्षण करवाया जाए तो क्या होता है कि हम इसको यदि रगड़ रहे हैं, घर्षण करवा रहे हैं, तो हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, और जैसे ही ऊर्जा देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कांच की छड़ में से निकलेंगे और वो रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जैसे इसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ऋणावेश आ जाता है। तो इनके ऊपर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होने का कारण है कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरी वस्तु पर चला जाता है। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो धनावेशित होगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो वस्तु ऋणावेशित होगी। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकला है वो धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो होगी ऋणावेशित। अब जब दोनों को आपस में रगड़ा, एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं कि इसमें से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, इसमें से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये हमारे पास में नाभिक है, ये नाभिक है, और ये कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले बाहर निकलेंगे। ये जो जैसे अंदर वाली कक्षाओं में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो नाभिक से प्रबल बल के द्वारा बंधे होते हैं, उनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो ये ऊर्जा पाने की स्थिति में नहीं होते, ये इस परमाणु से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यदि इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो इस परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो जब घर्षण करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसके परमाणु में से बाहर निकलकर, क्योंकि कांच की छड़ है वो कांच के परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, और इसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर इस पर आ जाएंगे। अब इसमें से ही क्यों निकला उसका आंसर भी समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रबल बल के द्वारा बंधा होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल कार्य होता है। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं कार्यफलन, उसे कहा जाता है कार्यफलन। तो कार्यफलन का मान जितना ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। कार्यफलन का मान जितना कम होगा उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो मैटर हैं दोनों का कार्यफलन भिन्न भिन्न होगा, और यहां पर जो कांच की छड़ है इसका कार्यफलन होता है कम। इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कार्यफलन इसका क्या है, कम। और कार्यफलन होता है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से निकलता है, इसलिए इसमें से आसानी से निकल जाता है तो इस वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, और जैसे इस पर आएगा तो इसके ऊपर कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा और इस रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा। तो इनके ऊपर धनावेश और ऋणावेश क्यों आए,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से आते हैं। तो कोई भी जो उदासीन वस्तु है, यदि आप उसकी उदासीनता को समाप्त करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो आप उसमें से निकाल लीजिए या उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जब वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये यहां पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हमने आप लोगों को रेशम के कपड़े और कांच की छड़ के मध्य ये सब घटना समझाई, ठीक उसी प्रकार से ही एम्बर और ऊन के कपड़े में होती है। प्लास्टिक की छड़ बिल्ली की खाल में, प्लास्टिक की छड़ को आप ऊन के कपड़े से रगड़ेंगे तो भी ऐसी घटना मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो पर्टिकुलर जोड़ा बता रहे हैं, युग्म बता रहे हैं, उसी के साथ में ही वस्तुएं आवेशित होती हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों का कार्यफलन भिन्न भिन्न होना चाहिए, दोनों वस्तुएं हैं वो कुचालक होनी चाहिए, और रगड़ते समय भी ये एक चालक के संपर्क में नहीं होनी चाहिए, तब ऐसी घटनाएं घटित होगी, वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाएगी। तो दोस्तों ये घटना क्यों हुई, उसके पीछे रीजन आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परमाणु के अंदर आप लोगों को ये जो घटना मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है और क्यों बाहर निकलता है, इसमें से ही इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलता है, उसका रीजन आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने ये देखा कि कांच की छड़ आवेशित हो गई तो वो मिट्टी के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, या जैसे एम्बर है उसको ऊन से रगड़ने पर वो मिट्टी के पार्टिकल्स या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए। देखिए हमारे पास में ये आवेशित कांच की छड़ है जिसके ऊपर धनावेश है। अब यहां पर हम ये एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा कागज का टुकड़ा है, ये कांच की छड़ है। अब ये इसको अट्रैक्ट क्यों करता है, उसके पीछे रीजन क्या है, मिट्टी के पार्टिकल्स को ये क्यों खींच लेता है, कागज के छोटे टुकड़े को ये जो कांच की छड़ है वो अपनी ओर क्यों खींच लेती है। जैसे हमने अपने दैनिक जीवन में भी देखा है कि कंगे को यदि हम रूखे बालों में से बार बार गुजारते हैं तो जो कंगा है वो भी मिट्टी के पार्टिकल्स को या कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। हम अपने स्कूल लाइफ के अंदर जब छोटे थे तब आपने किया होगा, जो पेन होता है क्वार्ट्स का बना होता है, उसको बालों में से बार बार रगड़ते हैं तो जो पेन है वो भी चार्ज हो जाता है, उसको भी यदि हम मिट्टी के पार्टिकल्स के पास में लेकर जाते हैं तो वो भी मिट्टी के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए आप लोग। ये हमने एक कागज का टुकड़ा दिखाया है। देखिए दोस्तों, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित और समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप कांच की दो छड़ लें, कि एक कांच की छड़ को हम यदि इस तरीके से लटका दें जो धनावेशित है, और दूसरी कांच की छड़ को यदि जो भी धनावेशित है इसको इसके पास में लेकर आए तो ये इस तरीके से दूर हट जाएगी। जैसे इसके पास में लाएंगे तो ये जो छड़ है वो इधर इस तरीके से दूर हट जाएगी, यहां से उसकी स्थिति यहां आ जाएगी, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेगी। और यदि यहां पर हम कोई प्लास्टिक की छड़ ले लें, आवेशित प्लास्टिक की छड़ ले लें, तो वो इसके आवेशित प्लास्टिक की छड़ है उसके ऊपर ऋणावेश हमने लिया है तो ये वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। धनावेश धनावेश में प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश में प्रतिकर्षण, और धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण बल लगता है। अब देखिए कि ये जो कागज का टुकड़ा है वो तो उदासीन है, इसको तो हमने आवेशित किया भी नहीं है, फिर भी ये कांच की छड़ से क्यों अट्रैक्ट हो जाता है। ये बात समझ में आती है कि इसके ऊपर यदि ऋणावेश होता तो ये इससे जरूर अट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है। अट्रैक्ट होने के पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए।
मैं थोड़ा सा कांच का, ये जो कागज का टुकड़ा है, इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। जैसे ही इस कागज के टुकड़े के पास में ये धनावेशित कांच की छड़ आती है, इस कागज के टुकड़े के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश, ये उदासीन है, इसमें धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, कुल आवेश शून्य है। तो इस कागज के टुकड़े के ऊपर इस धनावेशित कांच की छड़ के सिरे की तरफ ऋणावेश आ जाता है, प्रेरित हो जाता है ऑटोमेटिकली। इस सिरे के ऊपर इसके अंदर का जो आवेश है, ऋणावेश, इससे आकर्षित होकर इधर आ जाएगा और इस कागज के टुकड़े के अंदर मौजूद जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर चला जाएगा, दूर के सिरे पर चला जाएगा। तो अब ये जो ऋणावेश है वो इस कागज की छड़ के पृष्ठ की ओर आ जाता है, कागज के छड़ की ओर आ जाता है, जिससे ये अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच में तो आकर्षण बल लगता है। धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर आप लोग समझ लिए होंगे कि ये जो कागज का टुकड़ा है वो इससे अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कुल आवेश तो शून्य है, बट जैसे ही कांच की छड़ को इसके पास में लाएंगे, इधर ऋणावेश आ जाएगा, दूर की ओर धनावेश आ जाएगा, और उसी अट्रैक्शन की वजह से ये कागज का टुकड़ा इससे जाकर चिपक जाता है। और यदि ये ऋणावेशित छड़ होती तो भी उसी तरीके से आवेश प्रेरित होते और अट्रैक्शन वहां पर भी देखने को मिलता। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं कि कोई भी वस्तु है जब दूसरी वस्तु से आपस में रगड़ी जाती है तो वो आवेशित क्यों होती है, मैंने स्पष्ट कर दिया है। आवेश उत्पन्न होने के पीछे रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण। इसके साथ में हमने आपको यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे कागज के टुकड़े या मिट्टी के पार्टिकल्स कांच की छड़ से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं या एम्बर से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, यह भी आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इसके पश्चात जो आवेश हैं उनके गुणों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, और वो जो वीडियो है इस वीडियो के ठीक बाद में आप लोगों के लिए आएगा, देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आवेश के मात्रक विमाओं की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आवेश है वो एक अदिश भौतिक राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश भौतिक राशि। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यह एक अदिश भौतिक राशि है। इसके मात्रकों की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब यहां पर आवेश के मात्रक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है और आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है क्या होता है, देखिए आवेश का जो विद्युत आवेश है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक। देखिए दोस्तों, आवेश को हम यदि परिभाषित करें तो हम धारा की परिभाषा से आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय, तो यहां से Q बराबर आप I इंटू टी लिख सकते हैं। कि धारा की जो डेफिनेशन है वो है आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो इस आवेश को हम Q से लिखेंगे और आवेश Q का जो मात्रक होगा वो होगा I इंटू टी का मात्रक। I का मात्रक होता है एम्पियर और ये जो T है वो है समय, जिसका मात्रक होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे कूलाम कहा गया, कूलाम को C से लिखते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका CGS पद्धति में जो मात्रक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। CGS पद्धति में देखिए, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। स्थिर विद्युत मात्रक ESU से इसको लिखा जाता है। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। एक बार मैं इस ESU को स्पष्ट कर देता हूं। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक। स्थिर विद्युत मात्रक। और देखिए, एक कूलाम तथा जो स्टेट कूलाम या ईएसयू या जो फ्रैंकलिन है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। तो एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁻⁹ ESU, मतलब स्टेट कूलाम। तो ये रिलेशन होता है कूलाम तथा स्टेट कूलाम के मध्य। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम EMU से लिखते हैं, EMU से लिखेंगे, और यह होता है एब कूलाम। एब कूलाम, इसको हम एब कूलाम कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो एब कूलाम है वो किसके तुल्य होगा? एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम, इसको हम EMU से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक जो EMU होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है, और इसे जो एक कूलाम है वो 3 गुणा 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 10⁻10 ESU भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों। तो EMU है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, स्थिर विद्युत चुंबकीय मात्रक, और यह है स्थिर विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। देखिए कितना होता है। आवेश के मात्रक की चर्चा यहां पर कर लेते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे होता है, और इस फैराडे और कूलाम के मध्य रिलेशन देख लीजिए, 96,500 कूलाम के तुल्य एक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। अब आवेश के जो व्यवहारिक मात्रक है वो कौन से होते हैं वो देख लीजिए। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, एक मिली कूलाम, मिली में m छोटा आएगा, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। एक माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁹ कूलाम। एक पिको कूलाम का मतलब है 10⁻⁻12 कूलाम। अब देखिए दोस्तों, ये तो आवेश के मात्रक हुए, ये व्यवहारिक मात्रक हैं जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और हमारे दैनिक जीवन में ऐसे ही आवेश उत्पन्न होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हमने आवेश का फॉर्मूला लिखा है Q बराबर I इंटू टी, इसके आधार पर इसकी विमा भी लिख सकते हैं। तो आवेश की विमा क्या होगी? आवेश की विमा, आवेश की विमा वही होगी Q की विमा, Q की विमा बराबर होगी I इंटू टी की विमा। I है वो एक मूल भौतिक राशि, T एक मूल भौतिक राशि, तो इसकी विमा होती है A1, इसकी विमा होती है T1। तो A1 T1 आवेश की विमा होती है, A1 T1 आवेश की विमा है। तो दोस्तों ये थी आवेश की विमाएं, ये है आवेश की विमाएं, ये है आवेश के मात्रक। और हम ये जानते हैं कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आवेश से जुड़ी हुई, आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश कैसे क्रिएट होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अब आवेश के कुछ
गुण भी हैं, गुण धर्म है। जैसे आवेश है वो सदैव संरक्षित रहता है, आवेश योज्यता गुण धर्म का पालन करता है, आवेश क्वांटीकृत रहता है, आवेश निश्चल रहता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है, और स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें तीनों उत्पन्न करता है। आवेश के साथ में द्रव्यमान संबद्ध रहता है। ये जो मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बताई, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से विस्तृत अध्ययन हम यहां पर करेंगे, और इसके लिए जो अगला जो वीडियो आएगा वो आवेशों के गुण का ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको अब अंत में बता देते हैं कि यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप के नंबर आप लोगों के सामने में रख देता हूं, ये हमारे नंबर हैं, व्हाट्सएप के हैं। केवल व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करें, अपनी क्लास का नाम लिखें और फ्री में नोट्स पाएं। हस्तलिखित नोट्स के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।